नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे विश्व मानव अधिवास में नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है, ये सब हम बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल तक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। और साथियों आपको बता दें, ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे नगरीय जो अधिवास होते हैं इनका क्या अर्थ होता है और इनका जो वर्गीकरण है वो किन आधारों पर किया जाता है। जैसा कि हमने ग्रामीण अधिवासों में पढ़ा है, ग्रामीण अधिवास ऐसे अधिवास होते हैं जो विरल रूप से बसे हुए होते हैं, आपको यदि अच्छे से याद हो। और यहाँ के जो निवासी होते हैं, यहाँ के जो रहवासी होते हैं, उनका जो मुख्य कार्य होता है ग्रामीण अधिवासों में प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। इसके विपरीत नगरीय अधिवास जो होते हैं साथियों, ये सघन रूप से बसे हुए होते हैं। सघन रूप से बसे हुए होने का मतलब ये है कि इनमें जो आवास गृह होते हैं वो पास पास होते हैं और यहाँ के जो निवासी हैं उनका मुख्य कार्य द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप होते हैं। यानी शहरों के जो निवासी हैं उनका जो मुख्य कार्यकलाप है वो कृषि ने होकर या प्राथमिक क्रियाएं ने होकर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप होते हैं। इन आदिवासियों का जो सामाजिक संगठन होता है वो कमजोर होता है। यानी यहाँ पर गांवों की तरह मेल भाव का अभाव पाया जाता है, सहयोग की भावना उतनी नहीं होती है। तो ये हमारे नगरीय अधिवास, या आप सिंपल रूप में समझ लीजिए हमारे जो शहर हैं या फिर नगर हैं, ये नगरीय अधिवास कहलाते हैं। भूगोल की भाषा में शहरों को ही नगरीय अधिवास कहा जाता है। अब इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, आइए देखते हैं। नगरीय अधिवास का वर्गीकरण, नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण। तो अलग अलग देशों में नगरीय अधिवासों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधारों पर किया जाता है। यानी अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड बने हुए हैं जिनके आधार पर नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है। जैसे हम बात करें तो मुख्य जो आधार हैं यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है जनसंख्या के आकार के आधार पर, अर्थात यदि जनसंख्या किसी निश्चित संख्या से ज़्यादा है या कम है तो उसके आधार पर उन अधिवासों को ग्रामीण या नगरीय कहा जाता है। व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य यह है कि अधिवासों में रहने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार की क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, उनके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो किस प्रकार के हैं। जैसे आपने देखा है कि जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उनके निवासियों का मुख्य कार्य प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। इसी प्रकार जो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक और पंचम प्रकार की जो क्रियाकलाप हैं वे रखी जाती हैं नगरीय अधिवासों की श्रेणी में। फिर प्रशासनिक ढांचा, यानी अधिवासों का जो बस्ती है, जो अधिवास है, सेटलमेंट है, उसका प्रशासनिक ढांचा कैसा है, वहाँ प्रशासन कौन कर रहा है। यदि ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अधिवास माना जाता है। और यदि वहाँ पर नगर पालिका है, नगर निगम है या नगर परिषद है या छावनी बोर्ड है, ये यदि वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभालती हैं तो फिर ऐसा जो अधिवास होता है वो नगरीय अधिवास की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आवश्यक दशाएं या कार्य। तो हम ये जो चार आधार हैं इनके आधार पर कौन से देश में अधिवासों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है ये एक बार समझते हैं। इसके बाद फिर हम समझेंगे कि नगरीय जो अधिवास हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार फटाफट आप कमेंट कर दीजिए कि आपने पिछला जो सेशन देखा था, हमारा जो ग्रामीण अधिवास देखा था, वो आपको कैसा लगा था। यदि आपको सेशन अच्छा लगा था तो आप यस लिखकर कमेंट कर दीजिए।
चलिए यहाँ पर जनसंख्या के आकार के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको समझते हैं। साथियों, अलग अलग देशों में यह मापदंड अलग अलग है, यानी जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या का जो आकार है उसके आधार पर जब बस्तियों को या अधिवासों को नगरीय और ग्रामीण के अंतर्गत बांटा जाता है तो ये जो मापदंड है अलग अलग देशों में अलग अलग है, जैसे डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। साथियों, पिछले वीडियो में आपसे इन देशों की लोकेशन हमने पूछी थी। उम्मीद करता हूँ आपने एटलस का अध्ययन करके इन देशों की लोकेशन समझ ली होगी। और ये तीनों ही देश हमारे यूरोप महाद्वीप के देश हैं। इन तीनों देशों में जो नगरीय अधिवासों का जनसंख्या के आकार के आधार पर जो मापदंड है, वहाँ पर न्यूनतम 250 व्यक्ति, न्यूनतम 250 व्यक्ति यदि इसी प्रकार से आइसलैंड भी साथियों यूरोप और जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उन दोनों के मध्य में है। यदि हम मैप बनाकर आपको यहाँ पर बताएं तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इस प्रकार से, और यहाँ पर हमारा है यूरोप महाद्वीप ये वाला, यहाँ पर ये ब्रिटेन। तो यहाँ पर हमारा एक बीच में ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड के पास में यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है आइसलैंड। तो आइसलैंड में ये जो मापदंड है वो 300 व्यक्तियों का है, अर्थात जिस बस्ती में कम से कम 300 व्यक्ति होंगे उसे, यानी 300 व्यक्तियों से अधिक होने चाहिए, उसे हम नगरीय अधिवास की श्रेणी में रखेंगे। इसी प्रकार जो जापान देश है यहाँ पर 3000 व्यक्ति, यानी न्यूनतम 3000 व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 3000 व्यक्ति होंगे तो ही उसे नगरीय अधिवास की श्रेणी में रखा जाएगा। जापान का है, आप कमेंट करके बता दीजिए, एशिया के पूर्व में या पश्चिम में। पूर्व के लिए ईस्ट लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, और पश्चिम के लिए डब्ल्यू वेस्ट लिख दीजिए। कमेंट कर दीजिए कि जापान कहाँ है। चलिए बता देते हैं जापान कहाँ है। ये हमारा भारत है और भारत के बाद ये पूरा पूर्वी एशिया है। ये हमारा चाइना है, यहाँ पर चीन है, और यहाँ पर प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश के रूप में, ऐसे चाप के रूप में फैला हुआ है जापान। और साथियों, जापान बहुत ही विकसित देश है, छोटा देश है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी परिश्रमी हैं और ईमानदार हैं। देश के लिए, ये देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं। आइए देखते हैं अब भारत में जो नगरीय अधिवासों के लिए जनसंख्या का जो मापदंड है वो कितना है। भारत में न्यूनतम 5000 व्यक्ति होने चाहिए, यानी 5000 व्यक्तियों वाली जो बस्ती है उसको नगरीय अधिवास की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन भारत में नगरीय अधिवास का जो मापदंड है केवल जनसंख्या ही नहीं है, जनसंख्या के साथ और भी शर्तें यहाँ पर लागू होती हैं। तो ये था अलग अलग देशों में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरीय अधिवासों का मापदंड और वर्गीकरण। अब एक बार फिर से देख लीजिए, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में न्यूनतम 200 व्यक्ति होने चाहिए, आइसलैंड में 300 व्यक्ति, जापान में 3000 व्यक्ति और भारत में 5000 व्यक्ति होने चाहिए। इसके अलावा साथियों अन्य जो देश हैं उनमें भी अलग अलग मापदंड माने गए हैं, लेकिन आप इतना ही याद रख लीजिए। वैसे तो फिर हम यदि डिटेल इनका अध्ययन करेंगे तो जैसे कनाडा है, वेनेजुएला है, उनमें 1000 व्यक्ति माना गया है। पुर्तगाल में साथियों जो हमारा पुर्तगाल और अर्जेंटीना है वहाँ पर 2000 व्यक्ति माने गए हैं। इसी प्रकार कोलंबिया में 1500 व्यक्ति माने गए हैं। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड हैं, आप बस इतना सा याद रख लीजिए और आप अपनी जो नोटबुक है उसमें इनको नोट्स के रूप में उतार लीजिए। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य क्या है? व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य ये है कि उस बस्ती के जो निवासी हैं वो किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं, किस प्रकार के व्यवसाय करते हैं, उनकी व्यावसायिक संरचना क्या है। तो इसके अंतर्गत निवासियों की व्यवसायों में संलग्न प्रतिशतता को देखा जाता है, यानी कितने प्रतिशत लोग किस प्रकार के व्यवसायों में संलग्न हैं। जैसे इटली में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए।
साथियों अब आप कमेंट करके बता दीजिए इटली जो है वो कौन से महाद्वीप में है। इटली कौन से महाद्वीप में है, आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। और इटली जो है यहाँ पर 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए, तभी ही उसको नगरीय अधिवास की श्रेणी में रखा जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए। तो भारत के लिए ये हमारा दूसरा मापदंड हुआ। पहला मापदंड ये था कि जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। तो इस प्रकार से व्यावसायिक संरचना के आधार पर भी अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड बने हुए हैं। ये किसके मापदंड हैं कि किसी बस्ती को हम नगरीय कहें या ग्रामीण कहें। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये है प्रशासन। प्रशासन से तात्पर्य क्या है कि उस बस्ती का प्रशासन किस निकाय के द्वारा किया जा रहा है, इसके अंतर्गत प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है। जैसे भारत में किसी नगर में नगर पालिका, जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास नगर पालिका होगा, नगर परिषद होते हैं, नगर निगम होते हैं, और इसी प्रकार छावनी बोर्ड होते हैं जो यहाँ की प्रशासनिक और जो शासन व्यवस्था है उसको संभालते हैं, तो उसे नगरीय बस्ती माना जाता है। ब्राजील और बोलीविया में जनसंख्या के स्थान पर प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। यानी जो ब्राजील है और बोलीविया है, अब आप एक बार कमेंट कर दीजिए। साथियों हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि हम धीरे धीरे हमारा जो मैप है, जो मानचित्र है, संसार का मानचित्र है, उसमें आपकी रुचि जागृत करेंगे और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर जो भी देशों के नाम आ रहे हैं, आप इन नामों को अपनी एटलस में सर्च कीजिए, ढूंढिए और इनकी लोकेशन को थोड़ा याद रखने का प्रयास कीजिए। अब कमेंट करके बता दीजिए कि ब्राजील और बोलीविया जो देश हैं वो कौन से महाद्वीप में है। और यहाँ पर जो नगरीय अधिवास है उसको परिभाषित करने के लिए जनसंख्या के स्थान पर उसके प्रशासनिक केंद्र होना यहाँ पर अनिवार्य होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आवश्यक दशाएं। तो आवश्यक दशाओं से हमें क्या तात्पर्य है, इसके अंतर्गत बस्तियों द्वारा संपादित कार्यों को आधार माना जाता है। यानी कोई यदि प्रशासनिक कार्य करती है, कोई बस्ती प्रशासनिक कार्य करती है तो उसको हम प्रशासनिक नगर कह देते हैं। यदि हम वहाँ पर उद्योग धंधे विकसित हो गए हैं तो वो औद्योगिक नगर कहलाता है। व्यापार वाणिज्य यदि अधिक हो रहा है तो वो व्यापारिक नगर कहलाता है। तो कार्यों के आधार पर भी बस्तियों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं नगरीय अधिवासों के प्रकार, और यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। तो आप देख लीजिए नगरीय अधिवासों के जो प्रकार हैं वो किस आधार पर हम पढ़ेंगे। नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण जो है साथियों सामान्यतः निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। यानी एक तो होता है उनका आकार, कि बस्ती का आकार कितना बड़ा है। दूसरा वहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं देखी जाती हैं। तीसरा वहाँ के निवासियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखा जाता है। और चौथा वहाँ की जनसंख्या को देखा जाता है। तो उपर्युक्त आधारों पर नगरीय अधिवासों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है या 4 प्रकारों में बांटा गया है। तो अब ये 4 प्रकार कौन से हैं, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला हमारा है नगर। सबसे पहला कौन सा है साथियों, नगर। अब ये नगर क्या होता है, जैसे ग्रामीण अधिवासों में हमने ग्रामीण अधिवासों के 4 प्रकार पढ़े थे, उसी प्रकार से नगरीय अधिवासों के भी 4 प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहला प्रकार है नगर। अब नगर क्या होगा, इसको जनसंख्या के आधार पर और कार्यों के आधार पर यदि देखेंगे तो ऐसे नगरीय अधिवास जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो और 10 लाख से कम होती है नगर कहलाते हैं। इनको हम सिटी कहते हैं। सिटी कहते हैं। सिटी किसे कहेंगे, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा हो और 10 लाख से कम हो। 1 लाख से तो ज़्यादा होनी चाहिए साथियों और 10 लाख से कम होनी चाहिए। और यहाँ के जो निवासी हैं 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों का मतलब कृषि के अलावा जो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक और पंचम प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उनमें संलग्न होनी चाहिए, तब तो उसे हम नगर कहेंगे, अन्यथा नगर नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अलवर, सीकर, दौसा आदि जो
शहर हैं वो नगर की श्रेणी में आते हैं। अब आप कमेंट कर दीजिए आपका नगर कौन सा है, आपके नज़दीकी नगर का नाम आप कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रकार है महानगर, नगर के बाद आता है महानगर, इसे मेट्रो सिटी भी कहते हैं। तो आप देख लीजिए महानगर क्या होता है। यानी नगर में हमने पढ़ा है, जो नगर होता है उसमें हमने पढ़ा है जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख तक होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं ऐसे नगरीय अधिवास जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है और 50 लाख से कम होती है, महानगर कहलाते हैं। इनको मेट्रो सिटी भी कहते हैं और मिलियन सिटी भी कहते हैं। ये महानगर कहलाते हैं। ये औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। यानी जो महानगर होते हैं साथियों, यहाँ पर औद्योगिक क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक जो क्रियाकलाप है उनमें व्यापार और वाणिज्य यहाँ पर अधिक होता है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पर होती हैं यानी, और शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर और कोटा। राजस्थान के यदि हम नगरों की बात करें, महानगरों की बात करें तो यहाँ पर जयपुर, जोधपुर और कोटा ये मेट्रो सिटी भी कहलाते हैं और मिलियन सिटी भी कहलाते हैं। साथियों मिलियन का तात्पर्य होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख की जनसंख्या वाले जो शहर हैं, जो नगरीय अधिवास हैं, उनको हम महानगर कहेंगे। आपने देखा होगा कि आप जैसे यूट्यूब पर अध्ययन कर रहे हैं, कई यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके जो सब्सक्राइब हैं उनकी संख्या 1 मिलियन, ऐसे 1 M 2 M ऐसे लिखा हुआ होता है, तो वो M का अर्थ होता है मिलियन और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो साथियों आप भी यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टाइप है वो है सन्नगर। नेक्स्ट टाइप हमारा यहाँ पर है सन्नगर। सन्नगर इसे कनरबेसन भी कहते हैं। अब सन्नगर क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये कोई बड़ा सा गांव है और यहाँ पर कोई दूसरा बड़ा सा गांव है, तो धीरे धीरे समय के साथ इस गांव के जो निवासी हैं इधर बसने लगते हैं, ऐसे ही इस गांव के जो निवासी हैं वो इस साइड में बसने लगते हैं और काफ़ी लंबे समय में ये जो गांव हैं एक दूसरे से लगभग मिल जाते हैं। इसी प्रकार जब दो नगरीय क्षेत्र जो अलग अलग होते हैं, समय के साथ उनमें विस्तार होता है, फैलाव होता है और वो एक दूसरे से मिलने की स्थिति में जब आ जाते हैं तो ये जो व्यवस्था बनती है इसे हम सन्नगर कहते हैं, कनरबेसन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली और गुड़गांव अब लगभग एक ही हो गए हैं। पहले इनके बीच में काफ़ी गैप था, लेकिन दिल्ली और गुड़गांव विस्तार की वजह से एक संकुल के रूप में हो गए हैं, बड़े विशाल क्षेत्र के रूप में हो गए हैं। इसी प्रकार दिल्ली और नोएडा। तो साथियों ये बता दीजिए नोएडा कौन से स्टेट में पड़ता है, और आप कमेंट कर दीजिए नोएडा कौन से स्टेट में पड़ता है, और इसी प्रकार गुड़गांव जो है वो कौन से स्टेट में पड़ता है। आइए अब इनको नोट्स के रूप में किस प्रकार से लिखना है या कैसे हम इनको एग्जाम में लिखेंगे। यदि सन्नगर के बारे में आ जाए तो जब 2 या 2 से अधिक नगरीय क्षेत्र एक दूसरे से मिल जाते हैं तो एक विशाल नगरीय क्षेत्र का विकास होता है। इसे सन्नगर या कनरबेसन कहते हैं, जैसे दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली नोएडा, दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली नोएडा। इसी प्रकार जैसे ग्वालियर है, ये भी एक सन्नगर का एग्जाम्पल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है एग्जाम की दृष्टि से, वो काफ़ी बार पूछा भी गया है और इस बार भी पूछे जाने के पूरे चांस हैं। ये जो सन्नगर शब्दावली है, कनरबेसन जो शब्दावली है, सन्नगर शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ये किया था पैट्रिक गिडीज। पैट्रिक गिडीज, तो यहाँ पर ये थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हुई है, पैट्रिक गिडीज, पैट्रिक गिडीज ने 1915 में किया था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, पूछ लिया जाएगा सन्नगर शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया और कब किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने याद कर लिया होगा, 1915 में किसने, पैट्रिक गिडीज ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है वृहत नगर या मेगालोपोलिस। तो वृहत नगर क्या होते हैं, मेगालोपोलिस क्या होते हैं, ऐसे नगरीय अधिवास जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। यानी जब जनसंख्या बढ़कर 50 लाख से अधिक हो जाती है तो ऐसे नगरीय अधिवासों को फिर हम वृहत नगर
कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में मेघालोपोलिस कहते हैं, मेघालोपोलिस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इनको विश्व नगरी भी कहा जाता है, यानी ये बहुत बड़े नगर होते हैं। और मेगालोपोलिस जो है या वृहत नगर जो है, इसका प्रयोग सबसे पहले जीन गोटमैन ने किया था, और ये किया था साथियों 1957 में। आपकी जो बुक है, हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, उसमें लिखा हुआ है 1857, जो कि गलत है, तो मैंने इसको यहाँ पर काट दिया है और सही वाला लिख दिया 1957। तो आपको 2 सन याद रखने हैं। सन नगर के लिए यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उसके लिए 1915 याद रखना है और पैट्रिक गिडीज याद रखना है। वृहत नगर थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसको कोइन करने में, इसको बनाने में या इस शब्दावली को देने में। तो आप 1915 के बाद कुछ साल लग गए और 1957 इसको याद रख लीजिए। वृहत नगर है, मेघालोपोलिस है और जीन गोटमैन है। तो ये तीनों नाम आप अच्छे से याद रखना। इन नगरों को विश्व नगरी भी कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यदि इनका देखें तो विश्व नगरी या वृहत नगर की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। ग्रेटर लंदन, कमेंट कर दीजिए लंदन कहाँ है, किसकी राजधानी है। इसी प्रकार टोक्यो, टोक्यो कहाँ है, किसकी राजधानी है। पेरिस, ये भी राजधानी है। न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई ये तो भारत के 4 वृहत नगर हैं। और साथियों यहाँ पर जितने भी वृहत नगरों के नाम आए हैं, इनका आपको मानचित्र में लोकेशन जरूर याद रखना है। एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा। तो आपको बता दें आपकी सुविधा के लिए, जो बीजिंग है ये चीन की राजधानी है। मॉस्को रूस की राजधानी है, हमारा जो रूस है। न्यूयॉर्क जो है यूएसए की राजधानी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। कल आपसे पूछा गया था कि फ्रांस की लोकेशन कहाँ है यूरोप में, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसी प्रकार जो टोक्यो है ये जापान की राजधानी है, जापान। लंदन जो है ये साथियों ब्रिटेन की, इंग्लैंड की राजधानी है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी है। आपको कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, भारत के मानचित्र में इन 4 शहरों को भी अच्छे से इनकी लोकेशन ध्यान रखनी है। चलिए, ये था हमारा नगरीय अधिवासों के प्रकार और नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने साथियों को अवश्य शेयर किया करें और अपनी जो तैयारी है आप उसे कंटिन्यू रखिए। हमें इस बार, अब एक बार चलते चलते वो हमारा जो टैग लाइन है वो बोल दीजिए, अब की बार 90 पार। आप कमेंट कर दीजिए अब की बार 90 पार। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।